हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल लर्न एट इज दिव्यांका सिन्हा। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th एनसीईआरटी बुक का सिविक्स का चैप्टर वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहले हम देख लेते हैं मेन कंटेंट्स जो हम इस वीडियो में डालने जा रहे हैं, और इस चैप्टर के भी ये मेन कंटेंट्स ही है क्योंकि ये वीडियो वन शॉट होने वाला है। तो पहला है ऑफिस मेमोरेंडम। भाई ऑफिस मेमोरेंडम क्या होता है? मंडल कमीशन के बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे। द डिसीजन मेकर्स, अब जो डिसीजंस बनाते हैं वो कौन कौन होते हैं। अपोजिशंस अगेंस्ट द मंडल कमीशन, अब मंडल कमीशन के अपोजिशंस में कौन कौन है। नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, अब भाई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की क्या जरूरत है, हमें क्या जरूरत है इन सारी चीजों की। वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट ही क्यों चाहिए हमें नहीं चाहिए। तो अब आपको पता चल जाएगा क्यों चाहिए जब आप इनकी इंपॉर्टेंस देखोगे। तो टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, अब जो दो हाउसेस है पार्लियामेंट के उनके हम फंक्शन देखेंगे पार्लियामेंट का, ठीक है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव, अब हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव के बारे में देखेंगे। प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में देखेंगे। प्रेसिडेंट के बारे में देखेंगे। जुडिशरी मींस सुप्रीम कोर्ट आपका, और भाई हाई कोर्ट। लोकल कोर्ट हम अभी यहाँ नहीं ले रहे हैं, तो ठीक है इन सारी चीजों के बारे में देखेंगे। तो ये हमारे मेन कंटेंट्स है। ओके, कंटेंट आप सभी को क्लियर हुआ कि आपको क्या क्या पढ़ना है आगे इस चैप्टर में। तो चलो अब एक एक करके भाई टॉपिक को भी समझते हैं। भाई ऑफिस मेमोरेंडम क्या होता है मैम, ये मुझे बता दो मैम, मुझे नहीं पता। तो चलो देखते हैं। A communication issued by an appropriate authority stating the policy or decision of the government. तो अब ये कम्युनिकेशन है जो कि एक अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के द्वारा इशू की जाती है, और उस कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो पॉलिसीज और नए नए जो डिसीजंस वगैरह फैसले जो ले रहे हैं ना गवर्नमेंट, उन सबको एक अप्रोप्रिएट अथॉरिटी जो है उन सारी चीजों को एक चीज में लिखती है, और उसी कम्युनिकेशन को क्या कहा जाता है, ऑफिस मेमोरेंडम। द गवर्नमेंट इशूज 100 ऑफ ऑर्डर्स एवरी डे ऑन डिफरेंट मैटर्स, अब जो गवर्नमेंट है वो 100 से भी ज्यादा ऑर्डर्स इशू करती रहती है हर दिन, अलग अलग मैटर्स पे, अलग अलग टॉपिक पे। ओके, तो आप देख सकते हो गवर्नमेंट कितना काम कर रही है। ऑफिस मेमोरेंडम वाज द कल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट्स, अब जो ऑफिस मेमोरेंडम है वो बहुत दिनों से चलते आ रही, जो बहुत सारे अलग अलग तरीके की जो कड़ियां है ना, जैसे आप केसेस सुनते हैं ना कोर्ट के, तो उसमें कहते हैं इस कड़ी के तहत ये, इस कड़ी के तहत ये। तो इसी तरीके से एक बहुत सारी कड़ियों को जोड़ के जो इन सबका कल्मिनेशन टाइप ऑफ समरी बनाया जाता है ना, उसको हम कहते हैं ऑफिस मेमोरेंडम। ठीक है, सारी इवेंट्स का समरी में अलग अलग टाइप से बनाया गया है। अब एक मिनट, थोड़ी सी चीज और देख लेते हैं। अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिख रहा होगा। देखो वैसे तो है ये बहुत ब्लर, आप अपने नेट पे सर्च करके देख लेना, एक ऑफिस मेमोरेंडम की इमेज क्लिक करके सर्च करके आपको दिख जाएगी बहुत सारी। अब हम देखेंगे भाई मंडल कमीशन क्या है। भाई मंडल कमीशन कौन होते हैं? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया had appointed the second backward classes commission in 1979। अब जो गवर्नमेंट है इंडिया की, उन्होंने क्या अपॉइंट किया है? SBCC। ठीक है, SBCC आप इसको ऐसा शॉर्ट में ले लो, ठीक है। अभी के लिए इसको अपॉइंट किया है गवर्नमेंट ने 1979 में। कब अपॉइंट किया? 1979 में। वैसे तो आप ऐसे मत लिख देना SBCC, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म इसकी ऐसी कोई होती नहीं है, बट अभी के लिए याद रखने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। इट वॉज हेडेड बाई BP मंडल। अब इसको किसने हेड किया? BP मंडल ने। ठीक है, सो इट वॉज पॉपुलरली नोन एज द मंडल कमीशन, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? मंडल कमीशन कहा जाता है, क्योंकि इसको जिसने हेड किया, लीड किया, उसका नाम क्या है? BP मंडल। तो मंडल उनके सरनेम में आ रहा है, इसीलिए उनका नाम कर दिया है, कमीशन का नाम कर दिया मंडल कमीशन। It was asked to determine the criteria to identify the socially and educationally backward classes in India and recommended steps to be taken for their advancement। अब इनको क्या पूछा गया था कि आप इंडिया में क्राइटेरिया देखो भाई, जो सोशली और एजुकेशनली बहुत ज्यादा बैकवर्ड जो क्लासेस है उनका आप क्राइटेरिया देखो, और फिर आप ही हम लोगों को सजेस्ट करो कि कौन कौन से ऐसे
आइडियाज हमें लेने चाहिए, कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हमें लेने चाहिए जिनसे कि उनका भी एडवांसमेंट हो सके, ठीक है। द कमीशन गेव इट्स रिपोर्ट इन 1980 एंड मेड मेनी रिकमेंडेशंस। अब जो कमीशन है उसने इस चीज की रिपोर्ट दी, कब दी? 1980 में दी, एक साल बाद दे दी, ठीक है। और बहुत सारे रिकमेंडेशंस भी बनाए। One of these was 27% of government jobs be reserved for the socially and economically backward classes. तो अब इनमें से एक जो थी वो थी कि 27% जो गवर्नमेंट जॉब्स है उनमें सीट्स रिजर्व कर दी जाए, किसके लिए? सोशली और एजुकेशनली और इकोनॉमिकली जो भी बैकवर्ड क्लासेस है उन सब के लिए, ठीक है। जितनी भी जॉब्स है, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, उनमें 27% इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो ये बात कही, यहाँ तक सभी को समझ आए कि मंडल कमीशन क्या थी, उनका एम क्या था, उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशंस दिए और उनमें से एक स्टेप उनका क्या था। ये बात सबको क्लियर हुई? अगर हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में सूचित करो। और अब देखते हैं आगे। द बेनिफिट ऑफ जॉब रिजर्वेशंस extended from SC, STs and OBCs to the third category called SEBC introduced। अब भाई SEBC क्या है? तो SEBC मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ये है एक SEBC, ठीक है। These reports and recommendations were discussed into the parliament। और ये जो रिपोर्ट्स है और ये जो रिकमेंडेशंस है इसको किस में डिस्कस किया गया? पार्लियामेंट में, ठीक है। Many parties and parliamentarians kept demanding for the implementation of the demand। और बहुत सारे जितनी भी पार्टीज है और पार्लियामेंटेरियंस है, इन सब ने डिमांड किया कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कर दो, इस डिमांड्स की, ठीक है। इन 1989, अब 1989 में क्या हुआ भाई? देखते हैं, कुछ अच्छा ही हुआ होगा। लोकसभा इलेक्शन, the Janata Dal party promised that if they will get a chance to form the government, they would implement the demands। तो अब 1989 में लोकसभा इलेक्शंस में जनता दल ने क्या कहा? उन्होंने प्रॉमिस कर दिया कि अगर इस बारी उनको मौका मिला गवर्नमेंट बनाने का तो ये जो इम्प्लीमेंट कर देंगे ये सारी जो डिमांड्स है पब्लिक की, ठीक है। जनता दल formed the government and its leader VP Singh became the prime minister and took different measures to implement the commission report। और अब जनता दल ने गवर्नमेंट बना ली और उसका जो लीडर बनाया गया, किसको बनाया गया? VP सिंह को, विश्वनाथ प्रताप सिंह है उनका नाम, ठीक है। ये और ये 7th प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, ओके। तो अब उन्होंने बहुत सारे अलग अलग टाइप के मेजर्स लिए और इस कमीशन रिपोर्ट की जो भी चीजें थी उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। Finally, it was implemented. Official Memorandum OM number 36012/31/90 was born on April 13, 1990। ठीक है, तो ये जो ऑफिशियल मेमोरेंडम है इसको फाइनली इम्प्लीमेंट कर दिया गया और ये कब इम्प्लीमेंट हुआ? 13 अप्रैल 1990। अब भाई हम देखते हैं द डिसीजन मेकर्स। डिसीजंस आर मेड बाय गवर्नमेंट। जो भी नए नए रूल्स है, रेगुलेशंस है, वो गवर्नमेंट द्वारा बनते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ स्टेट्स एंड ऑल डिसीजंस आर टेकन इन हिज नेम। और जो प्रेसिडेंट है वो स्टेट्स का हेड होता है और इसलिए सारे जो भी नए नए रूल्स रेगुलेशंस बनने वाले होते हैं, जितने भी नए नए चीजें बनानी होती है वो सब इसके नाम पे बनती है। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड एक्चुअली एक्सरसाइजेस गवर्नमेंट पावर। अब जब प्राइम मिनिस्टर है वो गवर्नमेंट का हेड है, इसीलिए उसकी जो पावर है वो इसी में काम करती है। डिसीजन आर टेकन इन कैबिनेट मीटिंग्स। लेकिन जो भी नए नए डिसीजंस वगैरह बनते हैं वो कैबिनेट मीटिंग्स में बनते हैं। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेज है। पार्लियामेंट के अंदर दो हाउसेज है। भाई हमें पता है कौन कौन से हाउसेज है? लोकसभा एंड राज्यसभा। प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव मेजॉरिटी इन लोकसभा। प्राइम मिनिस्टर की जो मेजॉरिटी है वो तो भाई लोकसभा में, ओके। अब आगे देखते हैं। अपोजिशंस अगेंस्ट द मंडल कमीशन। अब भाई मंडल कमीशन ने तो रिजर्वेशन बना दिया, अब उसके बारे में हम अपोजिशंस देखते हैं थोड़े से, ठीक है। तो पहला देखते हैं। सम पीपल फेल्ट दैट रिजर्वेशन वाज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। अब भाई कुछ लोगों को तो लगा कि जो ये रिजर्वेशन हो रही है ना सीट्स की,
ये भाई इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। भाई हम इतनी मेहनत कर रहे हैं जनरल होके और इनको अलग से फ्री में सीट्स मिल रही है, ये तो गलत बात है भाई। Newspapers and magazines were full of different views and opinions related with this issue. और न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स जो है वो भी अलग अलग डिफरेंट टाइप के व्यूज और ओपिनियन से इन सारी चीजों के जो इश्यूज को रिलेट कर रहे हैं। इट अफेक्टेड द थाउजेंड्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, और इसकी वजह से बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज को भी अफेक्ट किया जा रहा है। Some persons and associations opposed this and filed the case in the court. अब कुछ जो है लोग और कुछ associations जो है उनको ये बहुत ही अलग सा बेकार सा लगा और उन्होंने इसके अपोजिशन में फाइल कर दी केसेस को कोर्ट्स में। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। The Supreme Court of India bunched all these cases together. अब जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का उसने ये सारी जो केसेस है इन सबको साथ में ले आया। ठीक है, This case was known as the Indra Swane and others versus Union of India case. ठीक है, तो इस केस को क्या कहा गया? इंदिरा साने एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ठीक है, 11 judges of the Supreme Court heard the argument of both sides. अब जो 11 जजेस है ना उन सब ने इस केस के बारे में दोनों तरफ से सुना। सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं ये। ठीक है, आगे देखते हैं। नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। अब भाई क्या जरूरत है हमें इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की? हमें तो कोई जरूरत नहीं लगती है अभी के हिसाब से। अब देखते हैं नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। अब इनकी नीड्स क्या क्या है? In India, the political institutions are arranging and carrying all the tasks of the country. In modern democracy, these arrangements are known as institutions. अब इंडिया में जितनी भी political institutions है वही अरेंज करती है और कैरी करती रहती है जितने भी टास्क है कंट्री में चलाने के लिए, वो सारी चीज़ें यही करती है। और मॉडर्न डेमोक्रेसी में हम इन अरेंजमेंट्स को क्या कहते हैं? इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। वर्किंग विद इंस्टीट्यूशन आर नॉट ईजी, इट हैज़ लॉट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। तो अब वर्किंग विद इंस्टीट्यूशन का जो टास्क है वो उतना ज़्यादा इजी नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। दिस कैन बाइंड द हैंड्स ऑफ लीडर्स, और इसकी वजह से जो लीडर्स के हाथ है वो भी बंद रहते हैं। ठीक है, एक ही जगह पे स्थायी रहते हैं। वी नीड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस टू रेगुलेट रूल्स फॉर द कंट्री, और हमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इसीलिए चाहिए होते हैं ताकि हम रूल्स को जो है रेगुलेट कर सके कंट्री के लिए। However, no work can be done without political institution in a democracy, और कोई भी काम नहीं हो सकता है political institutions के सिवा डेमोक्रेसी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट आप सभी को पता ही होगा, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। इन सब के बारे में अब देखते हैं एक एक करके। In India, these are the three important political institutions, और इंडिया में यही तीन है political institutions जो कि सबसे ज्यादा important है। ठीक है, I am again telling you these are the most important parliamentary और political institutions. Parliament या फिर legislative, the prime minister and the cabinet ministers that take all the important policy decisions। और लेजिस्लेटिव में क्या होता है? पार्लियामेंट ही होता है ये टाइप ऑफ। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स जो है मिलके एक इम्पोर्टेंट पॉलिसी पे डिसीजंस बनाते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव, द सिविल सर्वेंट। वेट अ मिनट, वेट, वो थोड़ा सा बस लैपटॉप से डिस्चार्ज हो गया था इसीलिए ऐसा हो गया। कोई नहीं, हम कंटिन्यू करते हैं। तो जो एग्जीक्यूटिव है, द सिविल सर्वेंट्स वर्किंग टुगेदर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट द मिनिस्टर्स डिसीजन। अब एग्जीक्यूटिव में सिविल सर्वेंट्स होते हैं जो कि एक साथ काम कर रहे होते हैं और जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो भी मिनिस्टर्स के द्वारा जो डिसीजन लिया गया होता है उस पर स्टेप्स लेने का, इम्प्लीमेंटेशन लेने का इनका काम होता है। और अब जुडिशरी, Supreme Court is an institution where the disputes between citizen and the government are finally settled. अब सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी जगह है जुडिशरी के अंदर जहाँ पे जो भी डिसीजंस के बीच में जो डिस्प्यूट्स चल रहे हैं लोगों के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में सेटल किया जाता है। तो भाई पार्लियामेंट जो है वो वहाँ पे आती है और डिस्कस करती है और डिसीजंस लेती है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव उसको पास करने की जिम्मेदारी लेती है। ठीक है, और जुडिशरी इनके बीच में आते हुए जितने भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करती है। समझ आया यहाँ तक?
अगर समझ आया होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है, तो ये आपको मैं दिखा देती हूँ, इसको आप खुद ही पढ़ लो वीडियो को पॉज करके। मैं आपको टाइम दे रही हूँ वीडियो पॉज करने का 10 सेकंड का। मुझे यकीन है कि आप सबने इसको पॉज करके पढ़ लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। Why do we need a parliament now? Why do we basically need a parliament? What is its need? क्यों चाहिए भाई हमें पार्लियामेंट? सिंपली बात यही है, इसको घुमाने की जरूरत नहीं है जैसे मैं अभी घुमा रही थी। हाँ, आप लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश थी मेरी, बट आई डोंट थिंक कि आप में से कोई कंफ्यूज हुआ होगा। आप सब यही कह रहे होगे ना कि बस इतना बताओ ना क्यों चाहिए पार्लियामेंट, की क्या फालतू में घुमाए जा रहे हो एक ही चीज को। आगे देखते हैं। The parliament exercises political authority on behalf of the people in many ways. अब जो पार्लियामेंट है वो जितनी भी पॉलिटिकल अथॉरिटीज है उनके बिहाफ पे, जो कि लोगों के जितने तरीके हैं सोचने के, उनके बिहाफ पे काम करता है। पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉ इन एनी कंट्री। और पार्लियामेंट जो है ये फाइनल अथॉरिटी है लॉज बनाने के लिए किसी भी कंट्री में। इट कैन ऑल्सो चेंज एग्जिस्टिंग लॉज or abolish existing laws and make new ones in their place. अब इनके पास एक और अथॉरिटी होती है, ये तो लॉज तो बनाते हैं हर कंट्री में, लेकिन वो एग्जिस्टिंग लॉज को बदल सकते हैं, उसको अबॉलिश कर सकते हैं और नए लॉज बना सकते हैं उनकी जगह पे। ठीक है, ये उनका वर्क होता है। Parliament exercises control over those who run the government. No decision can be taken without the support of the parliament. अब जब पार्लियामेंट की एक्सरसाइजेज वो कंट्रोल करती है उन सबके ऊपर जो भी गवर्नमेंट को रन कर रहे होते हैं। ठीक है, और कोई भी डिसीजन जो है इनके परमिशन के बिना, इनके सपोर्ट के बिना नहीं बनता है। ठीक है, पार्लियामेंट ऑल्सो कंट्रोल्स द मनी मैटर्स। जो पैसों से रिलेटेड मामले होते हैं ना, वो भी पार्लियामेंट आपका संभालता है। ठीक है, Parliament is the highest forum of discussion and debate on public issues and national policy in any country. It can seek information about any matter. Parliament जो है भाई वो highest forum है discussion का। ठीक है, और debates का public issues के ऊपर और national policies के ऊपर, और हर countries के लिए ऐसा ही होता है। और वो कोई भी information बिना किसी वजह के भी सीख कर सकता है, किसी भी मैटर पे भी इंफॉर्मेशन ले सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आ जाता है हमारा पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर। Parliament in all democracies, an assembly of elected representatives exercise supreme political authority on behalf of people in India, such as National Assembly called Parliament। और ये एक ऐसी डेमोक्रेसी के अंदर एक ऐसी पार्टी होती है कि जितने भी लोग इलेक्टेड हुए हैं उन सबके रिप्रेजेंटेटिव्स के आधार पर, लोगों के बिहाफ पर जितने भी काम है ये करती है। और इंडिया में एक ऐसी है जैसे कि नेशनल असेंबली इंडिया की एक है जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं। तो आपको पार्लियामेंट का वर्क समझ आया होगा कि ये लोगों के आधार पे जो उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज किए उनके आधार पे डिसीजंस लेती हैं। Legislature. The body of elected representatives at the state level is called legislature or legislative assembly. अब जब भाई स्टेट लेवल पे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है उनको क्या कहते हैं, स्टेट लेवल पे हम कहते हैं उनको लेजिस्लेचर और या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली उनको कहा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट के दो हाउसेस देखते हैं। पार्लियामेंट प्लेज अ सेंट्रल रोल इन डेमोक्रेसीज। अब जो पार्लियामेंट है ये एक सेंट्रल रोल प्ले करता है डेमोक्रेसीज में। ठीक है, द लार्ज कंट्रीज डिवाइड द रोल एंड पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट इनटू टू पार्ट्स। अब जो लार्ज कंट्रीज है वो इनका रोल और पावर जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड करता है ताकि उनके पास ज्यादा पावर ना रहे। दे आर कॉल्ड चैम्बर्स और हाउसेस, और उनको हम चैम्बर्स भी कहते हैं और हाउसेस भी कहते हैं। इंडिया में हम हाउसेस कहते हैं। ठीक है, one house is usually directly elected by the people and exercises the real power। एक जो है वो तो डायरेक्टली अच्छे तरीके से इलेक्ट किया जाता है, यूजुअली भी हमेशा की तरह ही लोगों के द्वारा, और एक्सरसाइज करते हैं वो अपनी रियल पावर को। ठीक है, the second house elected indirectly and performed some special functions। They were looking the interest of various states, regions and federal units। और दूसरा जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है और वो भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के स्पेशल फंक्शंस को प्ले करते हैं और वो उनके इंटरेस्ट पे और स्टेट्स के इंटरेस्ट पे, रीजन्स पे और जो उनके फेडरल यूनिट्स हैं उन पे अपना काम करते हैं।
अब पार्लियामेंट हैज टू हाउसेस। अब हमारे पार्लियामेंट में भी दो हाउसेस है। लोअर हाउस इज कॉल्ड लोकसभा। अब जो लोअर हाउस है हम उसको लोकसभा कहते हैं, और द हाउस ऑफ पीपल भी कह सकते हैं आप इसको। द अपर हाउस इज कॉल्ड राज्यसभा, और जो ऊपर वाला घर होता है, मतलब आप ऐसे बोल लो, उसको हम राज्यसभा कहते हैं। और काउंसिल ऑफ स्टेट्स या फिर स्टेट्स के काउंसिल हम उसको कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा और द हाउस ऑफ पीपल। अब लोकसभा के बारे में देखेंगे, जो कि हाउस ऑफ पीपल है। यहाँ पे हाउस ऑफ पीपल का मतलब ये नहीं है कि वो लोगों का घर है, ये यहाँ पे लोगों के द्वारा इलेक्ट होता है, इसीलिए इसको हम हाउस ऑफ पीपल कहते हैं। इट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल एंड एक्सरसाइज द रियल पावर। अब जो ये डायरेक्टली इलेक्ट होती है पीपल के द्वारा, लोगों के द्वारा, और ये अपनी रियल पावर को एक्सरसाइज करते हैं, यूज करती है। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस इज 552 to 530, सॉरी, ऑफ 530 मेंबर्स। अब इसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है हाउस की वो है 552, वो भी 530 मेंबर्स में से आर इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट्स एंड 20 मेंबर्स फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज, जो कि स्टेट्स में से इलेक्ट होती है, और 20 मेंबर्स जो है वो यूनियन टेरिटरीज थे। 2 members are nominated by the president। अब जो 2 members है वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं इंडिया के, फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। और ये कहाँ से इलेक्ट होती है? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। ये एक कम्युनिटी है इंडिया की। द प्रेजेंट मेंबरशिप ऑफ लोकसभा इज 545। अब जो प्रेजेंट मेंबरशिप है लोकसभा की वो है 545, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि 552 मेंबर्स में से 530 तो इलेक्ट होते हैं स्टेट्स के द्वारा, 20 जो है यूनियन टेरिटरीज से इलेक्ट होते हैं, और 2 मेंबर्स जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। और अभी जो करंट मेंबरशिप है वो 545 है, 552 भी हो सकती है, ठीक है। राज्यसभा और काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अब राज्यसभा के बारे में देखते हैं भाई, राज्यसभा क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चे को लोकसभा और राज्यसभा में। चलो, is usually elected indirectly and perform some special functions। अब ये indirectly elect होते हैं और कुछ special functions को perform करते हैं। The most common work for the second house is to look after the interest of various states, region और federal units। सेम बात है, इसका जो सबसे मेन काम है वो है लोगों के, मतलब अलग अलग स्टेट्स के, रीजन्स के, फेडरल यूनिट्स के बेनिफिट्स पे देखना। इट हैज नॉट मोर देन 250 मेंबर्स, और इसमें 250 से ज्यादा मेंबर्स नहीं होते। 12 ऑफ राज्यसभा मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। 12 तो राज्यसभा के मेंबर्स प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, फ्रॉम पर्सन हु हैव अर्नड डिस्टिंक्शन इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सर्विसेज, जो कि इन सारी चीजों में अच्छे होते हैं, साइंस वगैरह, लिटरेचर वगैरह, आर्ट वगैरह में, ठीक है। राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी। राज्यसभा जो है वो एक परमानेंट बॉडी है। 1/3 ऑफ द मेंबर रिटायर एवरी 2 years, और जो 1/3 उसके जो मेंबर्स होते हैं हर 2 साल पे रिटायर होते रहते हैं, ठीक है। आप सोचेंगे ये कैसा काम हुआ, अगर एक बंदा है और 2 साल बाद उसको रिटायर होना पड़ेगा, वो तो बहुत यंग है, लेकिन ऐसे ही होता है यहाँ पे, जो मेंबर बना वो 2 साल बाद उसको रिटायर होना ही है। At present, 245 members in Rajya Sabha distributed among different states and union territories। अब प्रेजेंट में 245 मेंबर्स है राज्यसभा के, और वो अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में डिस्ट्रीब्यूट करे हुए हैं। अब देखते हैं भाई, फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। On ordinary bills, both houses have equal power. In case of deadlock, a joint sitting of both houses is called, where Lok Sabha has numerical majority। अब इन पे तो ऑन ऑर्डिनरी बिल्स पे ये सारी चीजें काम करती हैं, और दोनों के पास इक्वल पावर होते हैं। लेकिन कुछ अगर बहुत ही खतरनाक केसेस होते हैं तो उन पे ये दोनों जो हाउसेज है मिलके काम करते हैं, जिसमें लोकसभा के ज्यादा लोग होते हैं। On many matters, Lok Sabha enjoys more power than राज्यसभा। राज्यसभा can delay it only by 14 days। अब बहुत सारे मैटर्स में लोकसभा जो है वो ज्यादा पावर एंजॉय करते हैं राज्यसभा से, क्योंकि राज्यसभा जो है वो केवल 14 दिन के लिए डिले कर सकते हैं एक मैटर को। लोकसभा कंट्रोल्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दो नो कॉन्फिडेंस मोशन। थ्रू नो कॉन्फिडेंस मोशन, राज्यसभा डज नॉट हैव दिस पावर। लोकसभा जो है वो कंट्रोल करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, और कोई भी कॉन्फिडेंस मोशन उस पर चलता नहीं है, लेकिन राज्यसभा जो है उनके पास ये पावर नहीं होती, ठीक है। पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव, इसके बारे में देखते हैं, चलो। The one which is selected by the people for only a specific period of time is called the political executive। अब जो लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं कुछ ही स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उसको हम कहते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव।
इट सिग्निफाइज द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, और ये गवर्नमेंट को सिग्निफाई करता है एक कंट्री के. The one where people are appointed on a long-term basis is called the permanent executive or the civil services. और जहाँ पे लोग बहुत ही ज़्यादा समय के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, लॉन्ग टर्म वेरिएशन होता है उनका, तो उसको हम कहते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव और सिविल सर्विसेज. लॉन्ग टर्म वेरिएशन ये मीन लॉन्ग टर्म पीरियड होता है, तो उसको हम कहते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव या फिर सिविल सर्विसेज. पीपल वर्किंग फॉर द सिविल सर्विसेज आर कॉल्ड द सिविल सर्वेंट. सब जो लोग सिविल सर्विसेज के लिए काम कर रहे होते हैं, जो लोग, उनको हम सिविल सर्वेंट्स कहते हैं. डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव, एक डिफरेंस थोड़ा सा देख लेते हैं. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव्स हु आर इलेक्टेड बाय पीपल फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स. ये हमें बताया भाई एक स्पेसिफिक टाइम के लिए इलेक्ट होते हैं और फिर थोड़े दिनों बाद इनका काम खत्म हो जाता है. परमानेंट वाले जो है वो परमानेंट के लिए एग्जीक्यूट होते हैं और उनको सैलरीज मिलती है, और सिविल सर्वेंट्स उन्हें कहते हैं हम, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए अपॉइंट किए जाते हैं. एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के. पॉलिटिकल लीडर्स लाइक द प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो ये सारे जो हैं ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स है, ठीक है. और पर्सन जो कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, उसमें आप सिविल सर्वेंट्स ले सकते हो सिविल सर्विसेज के अंदर, IAS, IPS और IFS, ठीक है. They remain in office only so long as they command the confidence of the majority members of the parliament. वो तब तक के ऑफिस में रह सकते हैं जब तक लार्ज मेजोरिटी ने उन्हें इलेक्ट कर रखा है. They remain in office even when the ruling party changes. Their tenure of the office is fixed. और वो तब भी, जो परमानेंट वाले हैं वो तब भी रहते हैं ऑफिस में, भले ही रूलिंग पार्टी बदल जाए, लेकिन उनका जो टेन्योर है वो फिक्स्ड होता है. They are not answerable to the people, और वो आंसरेबल भी नहीं होते पीपल को. अब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो आंसरेबल होते हैं लोगों को, जितने भी सर्कमस्टेंसेस या कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं उनके डिसीजंस के लिए, ठीक है. और एक लास्ट देख लेते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में ही, पहले देख लेते हैं. दे आर मोर पावरफुल, दे टेक ऑल द फाइनल डिसीजन. वो ज्यादा पावरफुल होते हैं, सारा फाइनल डिसीजन वही लेते हैं. और परमानेंट एग्जीक्यूटिव में वो लेस पावरफुल होते हैं और वो कोई डिसीजन नहीं लेते. इंस्टेड दे असिस्ट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इन कैरिंग आउट डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन. और इसकी जगह वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स को मदद करते हैं डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन का काम करने में, ठीक है. आगे बढ़ते हैं, प्राइम मिनिस्टर के बारे में देखेंगे. प्राइम मिनिस्टर की बात आई तो भाई नरेंद्र मोदी की शक्ल क्यों ना लगा दे, लगा दी हमने फोटो में. जैसे ही प्राइम मिनिस्टर का नाम सुनते हैं आप सभी बच्चे को नरेंद्र मोदी तो देख ही जाते होंगे अपनी शक्ल पे, आपके दिमाग में उनकी शक्ल तो घूमती होगी. द प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री. तो हमारी कंट्री में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होता है जो कि है प्राइम मिनिस्टर. द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर. भाई देख लो, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को. आप लोगों को तो यही लगता होगा भाई प्राइम मिनिस्टर सबसे बड़ा है, वही सबको अपॉइंट करता होगा. नहीं, उल्टा है यहाँ पे. द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड टेन्योर. प्राइम मिनिस्टर का कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता. He continues in power so long as remains the leader of the majority people or coalition. और ये तभी तक रह सकता है पावर में जब तक कि वो मेजॉरिटी पार्टी और कोलिशन के अंदर में, जब तक वो लीडर रहता है, ठीक है. द करेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज नरेंद्र मोदी. अब जो करंट प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के वो हमें पता है नरेंद्र मोदी है. ही चेयर्स कैबिनेट मिनिस्टर. वो कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ बैठक करता है. ही कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के वर्क को कोऑर्डिनेट करता है. हिज डिसीजन आर फाइनल इन केस डिसएग्रीमेंट्स अराइज बिटवीन डिपार्टमेंट्स. इसका जो डिसीजन है वो फाइनल होता है, भले अगर दो डिपार्टमेंट्स के बीच में कोई इश्यूज हो रहे तब इसका जो डिसीजन है वो फाइनल होता है, ठीक है. आगे देखते हैं. He exercises general supervision of different ministers. और ये एक्सरसाइज करता है जनरल सुपरविजन अलग अलग मिनिस्टर्स के. ऑल मिनिस्टर वर्क अंडर हिज लीडरशिप. सारे मिनिस्टर्स इसके अंडर में काम करते हैं, इसके लीडरशिप के अंडर में. ऑल प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूट्स वर्क्स टू द मिनिस्टर. जितने भी प्राइम मिनिस्टर है, मतलब अभी के हिसाब से मान के चलो, जितने जो प्राइम मिनिस्टर है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं वर्क्स जो है मिनिस्टर्स को, ठीक है. He has the power to dismiss ministers. इसके पास पावर है कि ये मिनिस्टर्स को डिसमिस कर दे. When the prime minister quits, the entire ministry quits. Thus, if the cabinet is the most powerful institution in India, within the cabinet it is the prime minister who is the most powerful. अब देखो, जब अगर प्राइम मिनिस्टर क्विट करता है तो पूरी मिनिस्ट्री क्विट करती है, इसीलिए जो कैबिनेट है वो सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन इंडिया का, ये हमें पता है. लेकिन विद इन द कैबिनेट सबसे मोस्ट पावरफुल पर्सन जो है वो है आपका प्राइम मिनिस्टर, ठीक है. आगे बढ़ते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है काफी, तो चलो आगे बढ़ते हैं. कैबिनेट मिनिस्टर्स का वाला ये जो टॉपिक है
इसको देखते हैं। Council of Ministers is the official name of the body that includes all the ministers. It usually has 60 to 80 ministers of different tasks. अब ये काउंसिल होती है मिनिस्टर्स की, जिनका ऑफिशियल नेम या फिर बॉडी जो इसको हम कहते हैं मिनिस्टर्स, और इसके अंदर 60 से लेके 80 लोग के मेंबर्स जो होते हैं मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। उनको अलग अलग टास्क मिला जाता है। Usually top level leaders of the ruling party who are in the charge of major ministries, usually the cabinet ministers, meet to take decision in the name of council of ministers. Cabinet is thus the inner ring of the council of ministers. It comprises about 20 ministers. तो ज़्यादातर टॉप लेवल लीडर्स जो होते हैं रूलिंग पार्टी के, वही जो है मेजर मिनिस्टर्स के चार्ज में रहते हैं, और ये कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ मिलकर डिसीजन लेते हैं, और इसीलिए कैबिनेट जो है वो एक इनर रिंग होता है, और उसके अंदर कम से कम बस 20 मिनिस्टर होते हैं। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड इंडिपेंडेंट चार्ज, अब स्टेट और विद इंडिपेंडेंट चार्ज के अंदर देखते हैं, आर यूजुअली इन चार्ज ऑफ स्मॉलर मिनिस्ट्रीज। दे पार्टिसिपेट इन द कैबिनेट मीटिंग ओनली व्हेन स्पेशली इनवाइटेड। अब ये भाई स्मॉलर मिनिस्ट्रीज के चार्ज के अंदर होते हैं, और इनको तभी बुलाया जाता है, ये तभी जाते हैं कैबिनेट मीटिंग्स में जब इनको स्पेशली बुलाया जाता है। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, अब स्टेट के मिनिस्टर्स के बारे में देखते हैं, आर अटैच्ड टू एंड required to assist cabinet ministers, और ये अटैच रहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ और उनको असिस्ट करते हैं। द कैबिनेट वर्क एज अ टीम, अब जो कैबिनेट है वो एक टीम की तरह काम करते हैं। नो मिनिस्टर कैन ओपनली क्रिटिसाइज एनी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। अब कोई भी जो मिनिस्टर है वो क्रिटिसाइज नहीं कर सकता कोई भी डिसीजन गवर्नमेंट का, इवन इफ इट इज अबाउट अनदर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, और भले ही अगर वो किसी और मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के बारे में हो। एवरी मिनिस्टर हैज सेक्रेटरीज who are the civil servants, और सारे मिनिस्टर्स के पास सेक्रेटरीज होते हैं, उनके पर्सनल असिस्टेंट टाइप होते हैं, उनको हम सिविल सर्वेंट्स कहते हैं। द सेक्रेटरीज प्रोवाइड द नेसेसरी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन टू द मिनिस्ट्रीज टू टेक डिसीजंस, और वही इनको नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं सेक्रेटरीज जो उनके होते हैं। इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अब इलेक्शन प्रोसीजर देखते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, अब जो प्रेसिडेंट है इंडिया का वो भी डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होता लोगों के द्वारा। ऑल द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, एमपी जो हम कहते हैं, एंड द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए जो है इलेक्ट है, उसको इलेक्ट करते हैं। अ कैंडिडेट स्टैंडिंग फॉर पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट हैज टू गेट मेजॉरिटी ऑफ वोट्स टू विन द इलेक्शन। अब भाई ये जो एमपी और एमएलए होते हैं ये इसको इलेक्ट करते हैं। अगर किसी को पार्लियामेंट के अंदर किसी कैंडिडेट को अगर प्रेसिडेंट बनना है तो भाई उसको मेजॉरिटी ऑफ वोट्स इनसे जीतने होंगे। दिस इंश्योर्स दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी सीन टू रिप्रेजेंट द इंटायर नेशन, और इसी से हमें पता चलता है कि जो प्रेसिडेंट है इंडिया का वो पूरे इंटायर नेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब हम देखेंगे पावर ऑफ प्रेसिडेंट की नेक्स्ट वीडियो में। मैंने कहा था कि मैं वन शॉट वीडियो बनाने वाली हूँ, बट अब थोड़ा सा प्लान चेंज हो गया है, अभी ज़्यादा टाइम हो गया, वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है, इसीलिए इसके आगे का जो है पार्ट हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो गाइस कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को कीजिएगा लाइक। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।